खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। क्लास की शुरुआत करने से पहले जय श्री राम। और मैं चाहता हूं इस क्लास की शुरुआत जो है श्री रामचंद्र जी के मूर्त देखने से हो। आप सब लोग दर्शन किए होंगे, तो आइए देखते हैं हम लोग आज की क्लास भारत का भूगोल। ठीक है, भारत भूगोल में हम लोग क्लास लेंगे भारत की जलवायु, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं वो सभी आपको इस क्लास में मिलेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत की नदियां समाप्त हो चुका, उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, तटीय मैदान, द्वीप समूह, मरुस्थल क्षेत्र हो चुका। भारत का परिचय क्लास हो चुका था पिछला क्लास, और आज क्लास जो है भारत की जलवायु से रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत की जलवायु में क्या पढ़ेंगे। भारत की जलवायु की सबसे पहले परिभाषा देखा जाए तो वायुमंडल की अल्पकाल प्रक्रिया को मौसम कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन वायुमंडल की दीर्घकाल की प्रक्रिया में बदलाव जो 30 वर्ष या इससे अधिक वर्षों में होता है उसे जलवायु कहा जाता है। ये परिभाषा उसकी बनती है। भारतीय भूगोलवेत्ता वर्ष के 12 महीनों को 4 ऋतुओं में बांटते हैं जो निम्नलिखित है। ठीक है, पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा शीत ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु और चौथा शरद ऋतु। ये ठीक है, इसमें दो चीज आप याद रखिएगा। ये प्रश्न आता है कि वर्षा ऋतु को आता हुआ मानसून के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं केरल के तट पर जो भूमध्य सागर से जो मौसम आता है उसे जो है आता हुआ मानसून कहा जाता है। तमिलनाडु में जो जाड़े में वर्षा होती है उसे लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बताइए मावट वर्षा किस राज्य में होती है? मैं पिछले क्लास में बताया था। अब देखिएगा, जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उष्ण जलवायु, और दूसरा सम जलवायु, और तीसरा शीत जलवायु। वर्ष के 12 महीने जिस क्षेत्र में अधिक जिस क्षेत्र का जलवायु मौसम रहेगा उसी अनुसार उसका नाम पड़ता है। ठीक है, देखेंगे कैसे। यदि 12 माह में 8 माह गर्मी पड़े और 4 माह सर्दी पड़े तो उसे क्या बोलेंगे? उष्ण जलवायु। ठीक है, सेम वैसे यहाँ देखिएगा, यदि किसी देश में 6 माह गर्मी 6 माह सर्दी पड़े तो उस देश की जलवायु को सम जलवायु कहेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से क्लियर हो जा रहा होगा। लेकिन यदि किसी देश में 4 माह गर्मी और 8 माह सर्दी यानी सर्दी अधिक हो तो उस देश की जलवायु को शीत जलवायु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समुद्र तटीय क्षेत्र को समकारी जलवायु कहते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि समुद्र देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के किनारे का मौसम लगभग समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धरातल पर अधिक गर्मी व अधिक सर्दी पड़ने का प्रमुख कारण यही है कि धरातल जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ठंडा हो जाती है। ठीक है, जो आपके एग्जाम लायक जो भी प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल इसमें समाहित किए गए हैं। याद रहे, याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तापमान के विपरीत हमेशा दाब होता है। जैसे धरातल से ऊपर जाने पर ताप कम होता है लेकिन दाब अधिक होता है, या धरातल से नीचे जाने पर ताप अधिक होता है और दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिएगा, तभी आपको आगे की जलवायु के विषय में मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अभी आपने देखा कि आपने कहा कि जब आप ऊपर जाएंगे तो ताप कम होगा, ताप कम होगा तो क्या होगा? दाब अधिक होगा, और दाब अधिक होगा तो क्या होगा? इसलिए गर्मी के दिनों में ताप अधिक होने पर कभी कभी दाब कम हो जाता है। ठीक है, हो जाने के कारण नाक से खून आने लगता है, या ऊंचाई पर पहाड़ों पर जाने पर ताप कम होने के कारण दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, आप सबको जलवायु और मौसम को ठीक से समझने के लिए ताप का उल्टा दाब होता है, याद होना चाहिए। जैसे भूमध्यरेखीय क्षेत्र का तापमान अधिक होने के कारण जल गर्म होता है, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है, और परिणाम स्वरूप बादल बनने के कारण वर्षा उस क्षेत्र में अधिक होती है। यही कारण है कि भूमध्यरेखीय क्षेत्र में संवहनी वर्षा या सदाबहार वन अधिक होता है। आपको बताए थे, जहां ताप अधिक होगा तो ताप अधिक होने से क्या होगा? वहां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो क्या होगा? बादल बनेंगे, बादल बनेगा तो वर्षा होगी, और जब वर्षा होगी तो वहां जैव विविधता अधिक होगा। ठीक है, तो ये निर्भर किस पे करता है? ताप पे निर्भर करता है। यह चक्र जो है भूमध्यरेखीय क्षेत्र में अधिक चलता है। ठीक है, और इसी
जो है भूमध्य रेखा जो 0 अंश पे होता है, इक्वेटर लाइन, उसके 5 अंश ऊपर 5 अंश नीचे डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है। और इस डोल्ड्रम क्षेत्र को में संवहनी वर्षा होती है, तापमान अधिक होता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, एनाकोंडा जैसे सांप अधिक पाए जाते हैं, इतने घने जंगल होते हैं कि जो है पेड़ के नीचे तक सूर्य का प्रकाश जो है सतह तक नहीं आ पाता है। ठीक है, कारण क्या है? उसका कारण है वहां का तापमान अधिक होना। नेक्स्ट देख, इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन कारक हैं देखेंगे। पहला, भारत का 3 ओर से समुद्र से घिरा होना। दूसरा, भारत की अक्षांशीय स्थिति। तीसरा, भारत उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत का होना। चौथा, भारत का पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, स्थल व जल का वितरण। पांचवा, भारत की मानसूनी हवाएं। और छठवां, पश्चिमी विक्षोभ व चक्रवात। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य इसको एकदम आप देख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। उत्तरी गोलार्ध के ऋतु के अंतर्गत भारत देश का विपरीत ऋतु दक्षिण गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया देश होता है। एग्जाम में प्रश्न एक बार आया था कि जो है क्रिसमस का त्यौहार ऑस्ट्रेलिया में जो है किस मौसम में मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि विपरीत होता है। अगर जो है यहाँ ठंड है तो वहाँ क्या होगा, गर्म होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 15 मार्च से 16 जून के समय को ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रात होती है। 23 सितंबर 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा या विषुवती रेखा पर सीधी पड़ती है। इस स्थिति को विषु, या आ चुका है, नोट कर लीजिएगा, विषु के नाम से जाना जाता है। 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। और इन सभी पॉइंटों से एग्जाम में खूब प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा, इसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आ चुका है आपके एग्जाम में ये प्रश्न, एल नीनो समुद्री जलधारा से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश पेरू, याद रखिएगा, पेरू की राजधानी लीमा के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एल नीनो जब आता है तब भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से भारत में कई राज्यों में सूखा पड़ जाता है। एक इतिहासकार का नाम याद रखिएगा, अल मसूदी। ठीक है, इतिहासकार अल मसूदी ने भारतीय मानसून की जानकारी सबसे पहले दी थी। ये प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा। ला नीनो, ठीक है, ला नीनो का भी संबंध समुद्री जलधारा से है। अल नीनो ठंडी समुद्री जलधारा और एल नीनो गर्म समुद्री जलधारा है। मानसून के जनक हिप्पोलस को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम
वैज्ञानिक कोपेन ने किया था। ठीक है, कभी भी ऑनलाइन में प्रश्न आ जाते हैं और अक्सर वो गलत होते हैं। मैंने आपसे बार बार कहते हैं कि एग्जाम में आसान प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कठिन है तो सबके लिए कठिन होगा। नेक्स्ट देखेंगे वैज्ञानिक फेरल। ठीक है, वैज्ञानिक फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की पौने क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध की पौने एंटी क्लॉकवाइज बहती हैं। इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है जैसे उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी इसकी हवाएं जो है, याद देखिएगा, जो है क्लॉकवाइज ऐसे और घड़ी की सुई की दिशा में, और इधर एंटी क्लॉकवाइज जो है हवाएं बहती हैं। ठीक है, भारत के सभी राज्यों में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में आता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए किस डेट को आता है, जिसे आता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है, जो जून के प्रथम सप्ताह में आता है। ठीक है, भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार कहा जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी तट पर होता है। भारत में सबसे अधिक चक्रवात तूफान उड़ीसा राज्य में आता है। नेक्स्ट आइए, 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाले पवन को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आता है, फिर से देख लीजिए इसको। क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाले पवन को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण हवाएं गर्म हो जाती हैं, जिसे लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लू केवल उत्तर भारत में चलता है। पश्चिम बंगाल, असम में बैसाख महीने में चलने वाले पवनों को काल बैसाखी कहते हैं, जो चावल, जूट, चाय आदि के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उड़ीसा में चलने वाले पवन को नार्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि नार्वेस्टर का संबंध इनमें से किन राज्यों से है, 4 राज्यों का नाम दे देगा। तो याद रखिएगा, आपने क्या यहाँ देखा कि उड़ीसा में चलने वाली पवन को नार्वेस्टर कहा जाता है। केरल और कर्नाटक में ग्रीष्मकाल के पवनों को आम्र वर्षा के नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वर्षा से आम की प्रजाति अच्छी होती है। ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आम अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ है? आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉफी के कृषि के लिए लाभकारी पवनों को चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। प्रशांत व हिंद महासागर के निम्न उच्च दाब के अंतर संबंध को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। उच्च दाब होने पर पवन निम्न दाब की ओर चलती है, जिसे आते हुए मानसून के नाम से जाना जाता है, जो जून में भारत में मानसून आने का कारण होता है। मानसून के समाप्त होने या पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का वापसी या मानसून का निवर्तन, ये शब्द आता है, या लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल है, लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प लेकर उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में जाड़े में चेन्नई तमिलनाडु के आसपास वर्षा करती है, जिसे लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाड़े में जो वर्षा होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जाड़े की वर्षा चने की फसल अच्छी होती है, इसलिए पश्चिम विक्षोभ को मावट वर्षा के नाम से जाड़े की वर्षा को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। ठीक है, पवन का नामकरण उसके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है, जैसे पश्चिम की ओर से आने के कारण इसे पछुआ पवन, या पूर्व दिशा से आने के कारण इसे पूर्वा पवन के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, पवन का इतना बड़ा साइंस है जो आज के डेट में विलुप्त हो चुका है। जो प्राचीन ग्रामीण लोग जानते थे कि कौन सी हवा जब चल रही है पूर्वा या पछुआ चल रही है, और कौन सी घटना होने वाली है या होगा या हो रहा है। ठीक है, इसकी साइंस बहुत बड़ी है, लेकिन अब धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में जब हवा गर्म होकर गोलाकार या चक्राकार रूप में ऊपर उठती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी अक्षांशों व दक्षिणी अक्षांशों के 5 अंश से 30 अंश चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वैज्ञानिक क्लोन द्वारा मानसून उत्पत्ति संबंधित निम्न सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, बहुत डीपली आपको नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा भारत का भूगोल आपके चैप्टर में जो है सिलेबस में भारत का सामान्य भूगोल दिया है, और जो है इससे गहराई से पढ़ने कोई मतलब नहीं है।
आपकी एग्जाम में से काम चल जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक क्लोन द्वारा मानसून उत्पत्ति संबंधित निम्न सिद्धांत दिए गए हैं। पहला याद रखिएगा, अल नीनो सिद्धांत। ये क्या होता है समझ लीजिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश की ठंडी जलधारा है जिसे हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। एल नीनो जलधारा 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ईसा का शिशु के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एल नीनो। प्रश्न क्या आ सकता है? ईसा का शिशु किसे कहा जाता है? और 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा। एल नीनो एक जलवायु संबंधित घटना है जो पूर्वी प्रशांत महासागर से सतही जल के असमान रूप से गर्म होने का प्रतिनिधित्व एल नीनो सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एल नीनो के परिणाम स्वरूप भूमध्यरेखीय वायुमंडल में विकृति के साथ समुद्र वाष्पन में परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव वहां के वायुमंडल एवं जलमंडल पर पड़ता है, जिससे प्लवक की कमी के कारण समुद्री मछलियों की संख्या में कमी आती है। जब एल नीनो धारा समाप्त होती है तो इसके विपरीत ला नीनो समुद्री धारा उत्पन्न होती है। एक बार आपके एग्जाम में पूछा था एल नीनो क्या है, 4 ऑप्शन दिया था, ये चारों ऑप्शन बताइए क्या है। सोचिए कितना हल्के लेवल में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जेट स्ट्रीम सिद्धांत। दूसरा है ये, इस सिद्धांत के जनक एस्ट हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली लहरदार पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में होता है। विश्वती पछुआ पवन सिद्धांत तीसरा याद रखिएगा, और इस सिद्धांत के जनक क्लोन है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विश्वती पछुआ पवन को ही दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के नाम से जाना जाता है, जो कि ताप के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, चौथा सिद्धांत देख लेंगे आप कि मानसून के उत्पन्न होने का तापी सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण तापमान होता है। जैसे यदि ताप में वृद्धि होगी तो उस क्षेत्र में दाब में कमी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप मानसून उत्पन्न के साथ साथ परिवर्तन देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून की उत्पत्ति पृथ्वी पर स्थल तथा जल के असमान वितरण और उनके गर्म एवं ठंडा होने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे तापी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और परीक्षा में अक्सर आता है। ठीक है, और इसको जब आप, मैं तो चाहूंगा जब आप बनाइएगा तो शॉर्टकट में चित्रों के माध्यम से बनाइएगा, नोट्स तो और ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई ग्रुप हो उसमें शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नोट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है। वर्ष में गर्मी के महीने में सितंबर अक्टूबर अधिक तापमान व नमी के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है, जिसे क्वार की उमस या कार्तिक मास की उमस भी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, याद रखिएगा, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। 3 जगह याद रखिएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है, मलबार तट, ठीक है, और कहाँ कहा जा रहा है, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। ठीक है, दैनिक तापांतर मतलब दिन का तापमान क्या होगा, अधिक रहेगा, और रात का तापमान क्या होगा, कम होगा। पूछेगा किस राज्य में है दैनिक तापांतर सबसे अधिक है, क्या आंसर देंगे आप, राजस्थान में। ठीक है, अधिक ऊंचाई तथा विरल वायु के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड अधिक होता है। यही कारण है कि आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस लगभग तथा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेह लद्दाख में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। 6वां पॉइंट है, उत्तरी पूर्वी मानसून की अपेक्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा अधिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी यानी कह सकते हैं कि जो है मलबार तट पर क्या होता है, वर्षा अधिक होता है कोरोमंडल की अपेक्षा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में लगभग 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और इसी के साथ ही आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में
1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।